आर्यन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए AIB 18 स्पेशल की क्लास में इंडियन एविडेंस एक्ट के 50 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं इस लेक्चर में। इससे पहले भी मैंने दो वीडियो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड बनाया, जिसमें मैंने 50 MCQ क्वेश्चंस बनाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का भी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपको AIB एग्ज़ाम स्पेशल क्लास है। ये जो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपको AIB के एग्ज़ाम में काम आएंगे। इसके बाद आपको और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे जो जुडिशरी या फिर अदर लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे, वहाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस सेक्शन वाइज बनाए हैं और जो सेक्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके से, उसको मैंने बनाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने AIB से रिलेटेड स्पेशल क्लास के प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन करें, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। आप वहाँ से नए नए अपडेट्स आपको मिल सकते हैं कि कौन नया वीडियो में डाल रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिल सके। तो चलिए आज के इस लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज आपको हम इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ 50 MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सेक्शन वाइज मैं बनाया हूँ, आज आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, By which one of the following amendment section 53A has been inserted in the Indian Evidence Act? कहता है जो सेक्शन 53A है ना इंडियन एविडेंस एक्ट में, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था? तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जब हुआ था तब इसको इसमें ऐड किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ ए प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट? कहता है कि किसी का जो कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है ना, उसके चरित्र पर, तो उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या होगा, रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 53A जो देखेंगे 53A, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत इसको क्या बोलते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स अबाउट प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट रिप्लाई? कहता है किस सेक्शन के अंतर्गत एविडेंस एक्ट में प्रीवियस बैड कैरेक्टर को रेलिवेंट नहीं माना गया जब तक उसको रिप्लाई में नहीं लाया जाए, जब तक कि उसके कोई क्या बोलते हैं बैड कैरेक्टर को अगर कोई क्या बोलते हैं कि कोर्ट में नहीं लेके आएगा, तब तक उसके प्रीवियस बैड कैरेक्टर को रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 54 देखेंगे हम इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। सेक्शन 54 जनरली कहता क्या है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, वही बात जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट? कहता है कि एक व्यक्ति ना जिस पे मामला चल रहा है चोरी का, एविडेंस इज साउट टू बी प्रोड्यूस टू प्रूव डैट, और वो एविडेंस लाया गया उसको प्रूव करने के लिए, क्या कह रहा है, डेट द एक्यूज इज ऑफ ए बैड कैरेक्टर, ये जो एक्यूज है ना बैड कैरेक्टर का है, क्यों, एंड सस्पेक्ट ऑफ थेफ्ट ऑन सेवरल ओकेजन इन द पास्ट। कहता है कि इस पे शक होता था कि जो कहीं पे चोरी वगैरह होता था ना, तो इस पे लोग का शक जाता था, तो ये इसका बैड कैरेक्टर है। तो आंसर इसका क्या है, देखिए, द एविडेंस वाज नॉट एडमिशेबल। किसी व्यक्ति के प्रीवियस बैड कैरेक्टर को आप रेलिवेंट नहीं मान सकते और कोर्ट में उसको सवाल नहीं उठा सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कैरेक्टर एज एक्सप्लेन इन सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मीन्स? कहता है कि सेक्शन 55 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया गया, तो वो क्या क्या हो सकता है, रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ जनरल नेचर। क्या हो सकता है वो दो टर्म, रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ जनरल नेचर, जो सेक्शन 55 के अंतर्गत कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस हैज बीन डिस्कस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फॉलोइंग सेक्शन? कहता है जो कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज, कहता है कि कैसे कैरेक्टर है ना किसी के क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है या डैमेज कर रहा है, तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया? तो सेक्शन 55 जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 55 में जनरली कहता क्या है, इन सिविल केसेस डैट
the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damage which is out to be received is relevant। कहता है कि किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को डैमेज अगर किया जा रहा है, इफेक्ट किया जा रहा है, अगर उसका क्या बोलते हैं कि सवाल अगर उठा तो उसको क्या माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विथ। जब हम एविडेंस एक्ट का चैप्टर 3 देखते हैं तो वहाँ पे क्या डील करता है, आंसर क्या है देखिए, फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। कहता है वह तथ्य जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 56 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विथ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 56 क्या कहता है वो देखते हैं। फैक्ट जुडिशियली नोटिसिएबल नीड नॉट बी प्रूव। कहता है कि वह फैक्ट जो जुडिशियबल नोटिसिबल नोटिसिएबल है उसको क्या कहते हैं, प्रूव्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव। कहते हैं किस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या है, फैक्ट टेकन जुडिशियल नोटिस बाय कोर्ट। कहता वह फैक्ट जिसको क्या बोले, जुडिशियल नोटिस किया गया किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, तो उसको क्या प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 57 ऑफ इंडिया एविडेंस एक्ट। सेक्शन 57 एविडेंस एक्ट का क्या कहता है, आंसर देखिए, फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। कहता वह तथ्य जिसको कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, टेक जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए, उसको जुडिशियल नोटिस मानना चाहिए वह तथ्य को। तो क्या है, सेक्शन 57 में ये कहा गया। जैसे ऑल लॉ इन्फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा जुडिशियल नोटिस में कि भारत में ये सारे कानून चल रहे हैं। क्लियर है। और कहते हैं कि और पब्लिक एक्ट्स पास बाय द पार्लियामेंट है ना, ये उस समय की बात कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा है। क्लियर है। और जैसे भारत में कोई लॉज वगैरह है तो उसको जो क्या बोलते हैं कि जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि हाँ ये लॉ भारत में एप्लीकेबल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स अबाउट। कहता है सेक्शन 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या डील करता है, क्या बताता है, तो फॉर्मल एडमिशन बताता है। क्या बताता है, फॉर्मल एडमिशन। कहता है क्या सेक्शन 58 देखिए, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। कहता है कि कोई ऐसा फैक्ट जिसको एडमिट कर लिया गया है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सेक्शन 58 क्या कहता है, फॉर्मल एडमिशन बताता है। क्लियर है। कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं कि प्रॉपर तरीके से, औपचारिक तरीके से एडमिट कर लिया किसी फैक्ट को, तो उसको क्या बोले हैं कि उसको क्या बोलते हैं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अंडर सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। कहता है कि फैक्ट है ना, उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, किस सेक्शन के अंतर्गत, तो सेक्शन 58 जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फैक्ट। कहता है वह सारे तथ्य एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय। कहता है कि सारे फैक्ट को छोड़ के एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय। कहता है कि सिर्फ क्या बोलते हैं कि किसको छोड़ के, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को छोड़ करके प्रूव किया जाएगा, किसको, ऑरल एविडेंस को। ठीक है। वो सारे फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को छोड़ करके प्रूव किया जाएगा, तो किसको, ऑरल एविडेंस को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 59 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को, जो सेक्शन 59 जो बता रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट को, क्या कह रहा है कि नॉट बी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस। किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को ऑरल एविडेंस के माध्यम से प्रूफ नहीं किया जा सकता, उसको एज ए डॉक्यूमेंट्स ही आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस है ना, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाएगा, उसको एज ए आप ऑरल एविडेंस प्रूफ नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 59 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विटनेसेस हु इज अनेबल टू स्पीक। कहता है कोई गवाह है जो बोल नहीं पाता है, ठीक है, गिव्स हिज एविडेंस बाय राइटिंग इन ओपन कोर्ट, एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू। एक व्यक्ति है ना जो बोल नहीं पा रहा है लेकिन अपना गवाही वो लिखित रूप में दे रहा है ओपन कोर्ट में, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको ऑरल एविडेंस माना जाएगा। क्लियर है। क्योंकि वो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है लेकिन कोर्ट के सामने में अपने बात को लिख करके बता रहा है, तो उसको ऑरल एविडेंस माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट
मस्ट इन ऑल केसेस, कहता है कि जब भी कोई ऑरल एविडेंस होगा ना, हर एक केस में क्या होगा, तो ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है, जब सेक्शन 60 देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा होगा ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि कोई व्यक्ति कोर्ट में खड़ा होकर के जज साहब के सामने क्या बोलते हैं, कुछ बातें अपनी बता रहा है कोर्ट को, क्लियर है, मौखिक तरीके से। अब वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच सेज डैट, एच कहता है, एच नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या कह रहा है, एच सेज डैट वाई टोल्ड हिम डैट, है ना, एच कह रहा है कि वाई नाम का कोई व्यक्ति है, उसको कुछ बताया, क्या कह रहा है, ए किल्ड बी, कहता है ये जो है ना कि बी को क्या बोलते हैं, मार दिया। तो कह रहा है दिस इज क्या होगा, ये हेयर से एविडेंस होगा, क्या होगा, सुनी सुनाई बातें हैं, तो इसको क्या मानेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, हेयर से एविडेंस बोलेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following section of Evidence Act recognize the principles that hearsay evidence is no evidence? सेक्शन के अंतर्गत हेयर्स एविडेंस को एविडेंस नहीं माना गया। तो जब सेक्शन 60 देखेंगे तो उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो हेयर्स एविडेंस है वो क्या है, एविडेंस नहीं है, क्लियर है। जनरली सेक्शन 60 आप देखेंगे तो वो क्या कह रहा है, ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, लेकिन कह रहा है कि हेयर्स एविडेंस को एविडेंस नहीं माना गया। तो सेक्शन 60 के अंतर्गत, धारा 60 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उसको एविडेंस नहीं माना गया, किसको, हेयर्स एविडेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर्स एविडेंस इज जनरली इनएडमिसिबल इन विच केस, कहता है हेयर्स एविडेंस किस केस में एडमिसिबल नहीं होगा, तो वो कौन कौन सा केस है, देखते हैं, रजिस्ट्री, एडमिशन एंड कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, इस केस में क्या होगा, हेयर्स एविडेंस इनएडमिसिबल है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विथ, कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का चैप्टर 5 जो है वो क्या बताता है। तो जब हम चैप्टर 5 जाएंगे ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है, क्लियर है। सेक्शन 21 देखते हैं, कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड बाय, कहता है कि डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव किया जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी क्या होता है, जो फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी उसका जो फोटोकॉपी होता है उसको कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विथ, कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 62 क्या डील करता है, तो प्राइमरी एविडेंस को बताता है, किसको, प्राइमरी एविडेंस को, जो ओरिजिनल कॉपी है कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, उसको प्राइमरी एविडेंस कहते हैं अंडर सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्लियर है। अब प्राइमरी एविडेंस क्या है, जो ओरिजिनल कॉपी होगा किसी डॉक्यूमेंट्स का उसको प्राइमरी एविडेंस कहेंगे, क्लियर है। जैसे आपका क्या बोलते हैं कि मार्कशीट वगैरह हो गया, वो आपके पास ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म में, तो वो क्या हुआ, प्राइमरी हुआ, और उसका फोटोकॉपी है तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, कहते हैं प्राइमरी एविडेंस है उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्या, दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब जो आपका ओरिजिनल जो मार्कशीट है ना वही प्राइमरी आपका एविडेंस है, उसका जो फोटोकॉपी हो जाएगा वो सेकेंडरी एविडेंस होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज हैंड रिटन लेटर इज प्राइमरी एविडेंस, कहता है कि क्या किसी व्यक्ति के हाथ से लिखा हुआ पत्र को प्राइमरी एविडेंस मानेंगे क्या, हाँ उसको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व्हाट इज नॉट ए प्राइमरी एविडेंस, कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसको प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स कॉपी ऑफ कॉमन ओरिजिनल, कोई ओरिजिनल का जो कॉपीज होगा ना डॉक्यूमेंट्स, उसको हम लोग प्राइमरी एविडेंस नहीं मानेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एविडेंस एक्ट सेक्शन रिलेट्स टू सेकेंडरी एविडेंस, कहता है कि कौन सा सेक्शन है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताता है, तो सेक्शन 63 जब देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो आपको बताता है क्या है, सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, आपके जो ओरिजिनल का फोटोकॉपी होगा उसी को सेकेंडरी
कॉपी कहेंगे, और उसको अगर वो कोर्ट में अगर आप देते हैं एज एविडेंस तो फोटोकॉपी को उसको हम लोग सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे अंडर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेड फ्रॉम द ओरिजिनल आर। कहता है कि किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी अगर हम कराते हैं तो उसको क्या माना जाएगा, तो उसको क्या मानेंगे, सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। कहता है कि जो सेकेंडरी एविडेंस होगा ना एडमिसिबल होगा कब, तो आंसर क्या है, वेयर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एविडेंस हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर। कहता है कि जब प्राइमरी एविडेंस किसी व्यक्ति के पास नहीं है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको कहेगी ठीक है आप सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में लेके आइए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट। कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा सेक्शन बताता है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। कहता है किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को प्रूव किया जाएगा कैसे, प्राइमरी एविडेंस के अंतर्गत, जो सेक्शन 64 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल किया जाएगा, तो सेक्शन 65 धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बताता है कि जो सेकेंडरी एविडेंस होगा उसको कोर्ट में एडमिसिबल किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट। कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के वो कौन सा प्रावधान है जिसमें क्या बता रहा है, स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज एडेड। कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो क्या बोलते हैं कि जो कौन सा एविडेंस बता रहा है, एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो ऐड किया गया, तो सेक्शन 65A 65B जो है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता है, जो अमेंडमेंट होकर के इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ऐड किया गया। क्लियर है। आगे देखते हैं, विच प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन एविडेंस एक्ट। कहता है जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उसको एडमिसिबल कोर्ट में माना गया, वो कौन सा प्रोविजन है, वो कौन सा प्रावधान है, तो सेक्शन 65A सेक्शन 65B जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होगा वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा इस सेक्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड। कहता है कि जो कोई कंटेंट होगा ना, लेकिन वो कंटेंट किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में है, उसको प्रूव्ड किया जा सकता है कोर्ट में, तो सेक्शन 65B जो इसका प्रोविजन बताता है। जैसे मान लीजिए कोई एविडेंस है, ठीक है, कोई एविडेंस है, जैसे मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक, अब कोई व्यक्ति का पता नहीं चला कि किसने एक्सीडेंट किया, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो उसको प्रूव करना होगा कोर्ट में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आप उसको लेके आएंगे प्रूव करने के लिए, तो कौन सा सेक्शन आपको इजाज़त दे रहा है, तो सेक्शन 65 देखेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है, कोई फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसको ला करके आप कोर्ट में एडमिसिबल करा सकते हैं उस एविडेंस को जो सेक्शन 65 बता रहा है, इसके प्रोविजन को, 65B। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वेयर इंसर्टेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। कहता है ये जो स्पेशल प्रोविजन जो है ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में जो इंसर्टेड किया गया वो कब किया गया, तो कहता है इन दी फॉर्म ऑफ सेक्शन 65B। कब से ये इफेक्ट में है, 17/10/2000 से ये भारत में इफेक्टिव है सेक्शन 65B। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The presumption that a computer output shall be taken to have been produced by a computer is contained। कहता है कि कोई कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, उसके कंटेंट को जो प्रूफ वगैरह हम करते हैं कोर्ट में ला करके, तो वो कौन सा सेक्शन जो है उसको प्रिजम्पशन करता है, उसको मानता है, तो सेक्शन 65 का क्या बोलते हैं B सबसेक्शन 5 और क्या बोलते हैं सबसेक्शन C जो है ये प्रोविजन आपको बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रोविजन ऑफ प्रूफ रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज कंटेन इन। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होगा ना उसको कोर्ट में प्रूफ करेंगे, तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये जो प्रोविजन है किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, तो सेक्शन 67A जो है जो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो कंटेंट होगा उसको प्रूफ करने की बात करता है कोर्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रूविंग
प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड विल। कहता है कि जो कोई रजिस्टर्ड विल है उसको जो प्रूव कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसमें क्या नेसेसरी है, क्या ज़रूरत है। तो आंसर क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू क्या बोलते हैं, कॉल एटलीस्ट वन अटेस्टेटिंग विटनेस। एक गवाह होना चाहिए, है ना। वो जो रजिस्टर्ड विल है उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, एक गवाह होना चाहिए, तब आप उस क्या करिए, उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं रजिस्टर्ड विल को। क्लियर है। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट ए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड कैन बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग। कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रूव करना है, और वो डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर क्या है, लॉ के द्वारा अटेस्टेड होगा। तो कम से कम इसका आंसर क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द अटेस्टेटिंग विटनेस, एक गवाह का होना जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ कैन ए कोर्ट डायरेक्ट एनी पर्सन टू राइट एनी वर्ड और फिगर फॉर कंपेरिजन ऑफ हैंड राइटिंग। कहता है किस सेक्शन के अंतर्गत कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है किसी पर्सन को क्या करना चाहिए, के लिए राइट एनी वर्ड, है ना, किसी कोई भी शब्द लिखने के लिए, और फिगर फॉर कंपेरिजन ऑफ हैंड राइटिंग। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया। तो सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इसके बारे में बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। किस सेक्शन के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया। तो सेक्शन 74 जब देखेंगे तो उसको बताता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। क्लियर है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, जैसे एफआईआर की कॉपी, है ना, एफआईआर की कॉपी, चार्जशीट वगैरह सब जो फाइल करते हैं कोर्ट में ले करके, वो सब क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। कोई लैंड का रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आप देखते हैं उसका सर्टिफाइड कॉपी उठा लेते हैं ना, वो सारे क्या है, सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है अंडर सेक्शन 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स। कहता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड्स है। तो रिकॉर्ड ऑफ ट्रिब्यूट वगैरह का कोई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ ए कोर्ट, किसी कोर्ट का कोई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर के द्वारा कोई दस्तावेज रिकॉर्ड करके रखा गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स किसको नहीं मानेंगे, तो कोई विल, है ना, किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्ति के बीच का, उसको हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। क्लियर है। सेक्शन 75 डील्स विथ, सेक्शन 75 इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या बताता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अभी मैंने बताया ना, विल जो होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स किसको कहेंगे। तो आंसर क्या है, डॉक्यूमेंट्स अदर देन ए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के जो सारे दस्तावेज है वो सारे क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कैन बी प्रूव्ड बाय। कहता है कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होगा ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, उसको प्रूव किया जा सकता है। तो कैसे, उसका सर्टिफाइड कॉपी वगैरह जो आपको मिल जाएगा, आप उसको लाके कोर्ट में दे दो, कोर्ट इसको क्या करेगी, प्रूव्ड मानेगी, देख लेगी, उसको इंस्पेक्शन करेगी, तब उसको कंसीडर करेगी, फिर उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को, सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में प्रूव कर सकते हो एज ए एविडेंस। क्लियर है। इसका एग्जांपल देख लो, मान लो कि किसी का कोई ज़मीन का मामला चल रहा है, अब उसके पास क्या बोलते हैं कि केवाला वगैरह ओरिजिनल पेपर नहीं है, जल गया, ये खो गया, तो उसका क्या करता है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ से उसका सर्टिफाइड कॉपी ला करके कोर्ट में वो एज ए क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, एविडेंस के तौर पर उसको प्रूव करता है, जो सर्टिफाइड कॉपी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर फॉर गेटिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इज सेट फोर्थ इन। कहता है जो सर्टिफाइड कॉपी है ना, उसको पाने का जो प्रक्रिया है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का, किस सेक्शन के अंतर्गत एविडेंस एक्ट के बताया गया। तो सेक्शन 76 ऑफ एविडेंस एक्ट इसकी बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में भी गिवन। कहता है कि जो सेकेंडरी एविडेंस होगा ना, एविडेंस के तौर पे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में दे सकते हैं, तो वो कोई क्या होगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इससे पहले भी मैंने बताया। क्लियर है। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा, प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। प्राइमरी एविडेंस और सर्टिफाइड कॉपी का जो ओरिजिनल कॉपी जो पब्लिक रिकॉर्ड में रखा हुआ है वो क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोविजन फॉर प्रिजम्पशन एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैज बीन मेड। कहता है जो प्रिजम्पशन एज टू गैजेट, जो गैजेट वगैरह जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, जो गवर्नमेंट्स का कोई गैजेट वगैरह, राजपत्र वगैरह जो क्या बोलते हैं इशू होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको मान्यता दिया गया। तो सेक्शन 81A देखेंगे ना इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ इसकी बात करती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेक्शन 81A was added in the Indian Evidence Act by Information Technology Act 2002 providing the presumption as to क्लियर। तो ये सेक्शन 81 है ना, आईटी एक्ट जो अमेंडमेंट होकर के जो 2000 का आईटी एक्ट, इसके अंतर्गत इसको ऐड किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में। किस चीज़ के लिए? प्रोवाइड द प्रिजम्पशन एज टू। तो आंसर क्या है? गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्लियर। कोई गैजेट्स वगैरह होगा, राज्य पत्र होगा भारतीय सरकार, क्या बोलते गवर्नमेंट का, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, उसकी मान्यता दी गई है सेक्शन 81A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर है, उसको प्रिजम्पशन किया जाएगा, उसको माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। इससे पहले हमने गैजेट्स के बारे में पढ़ा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और जो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स है उसको मान्यता दिया गया, उसको प्रिजम्पशन किया गया सेक्शन 85A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो प्रिज्यूम करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कोई एग्रीमेंट होगा उसको। तो वो कौन सा सेक्शन बता रहा है? धारा 85A इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट को प्रिजम्पशन करता है, उसको मानता है। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चंस जो इंडियन एविडेंस एक्ट के मैंने आपको बताए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, या फिर एआईबी एग्ज़ाम हो, या फिर जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, या फिर अदर लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, वहाँ आपको ये एविडेंस के जो 50 मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या बोलते हैं कि आपको कंटेंट अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको पहले आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको बाय नोटिफिकेशन वो मिल सके और उसका बेनिफिट आप उठा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर ले ताकि आप ताज़ा अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।